मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। साइफर केस में बरियत के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मोराल बहुत हाई है, जबकि उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून सियासी गुस्से के पेचो ताब खा रही है। और साइफर केस में बरियत के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद सख्त हो जाएंगी। उनके खिलाफ जो मुश्किलात का और केसेस का फंदा और शिकंजा है वो मज़ीद से मज़ीद उसकी गिरफ्त सख्त होती जाएगी, क्योंकि आज तोशा खाना के हवाले से एक नई इंक्वायरी का भी आगाज़ हो चुका है। और तोशा खाना को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि लीगली इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएं, तोशा खाना के केस को दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया गया है। एक हिस्सा है कि आपने तहाइफ लिए गैर कानूनी तौर पे, उनको आपने डिक्लेयर नहीं किया और पहले आपने उसकी कीमत लगवा ली, उनको ख़रीद कर लिया, उसके बाद तोशा खाना में आपने उनको डिक्लेयर किया, उनको जमा करवाया या कीमत उनकी जमा कराई। और दूसरा ये कि तहाइफ लेके इन सारे गैर कानूनी प्रोसेस से उनको फिर गैर कानूनी तौर पर आगे फ़रोख्त भी कर दिया गया। तो इस तरह मल्टीपल केसेस हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो कि साइफर केस में बरियत के बाद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी 9 मई के हवाले से तेज़ी आ गई है और आज अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से भी एक GIT पहुंच गई तफ्तीश करने के लिए। तो लगता यह है, बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो आसानी है हनूज़ दूर अस्त, और मुस्लिम लीग नून साइफर केस में बरियत को आसानी से नहीं ले रही और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें कोई आसानी आने देगी। सो मच सो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि साइफर केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत हुई है बानी PTI की, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कब किया जाएगा ये मुस्लिम लीग नून से हम सवाल करेंगे और उसका फ़ायदा क्या होगा। क्या बरियत के बाद एक बार फिर इमरान खान साइफर केस के शिकंजे में दोबारा से आ सकते हैं? कानूनी तौर पे इसकी हैसियत क्या है ये जानेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा है तो मखसूस नशिस्तें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मोराल चूँकि हाई है साइफर केस में बरियत के बाद से, तो आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बार फिर उनको उम्मीद लग गई है, उम्मीद से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि मखसूस नशिस्तें भी उनको वापस मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक्सटेंसिवली, बहुत इंट्रिकेटली, बहुत माइन्यूटली डिस्कस हो रही हैं ये सब चीज़ें। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फुल कोर्ट है वो हर किस्म के सवालात कर रहा है PTI से भी, उसके बाद दीगर फरीकैन की बारी भी आएगी। 24 जून तक के लिए ये केस फिलहाल मुलतवी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब दोबारा केस लगेगा तो डे टू डे बेसिस की बुनियाद पे इसको सुना जाएगा और जल्द अज जल्द इसका फैसला होगा। अगर ये मखसूस नशिस्तें जो कि 77 के करीब बनती हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत का क्या होगा कालिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मजबूत पार्लिमानी पोजीशन में आ जाएगी। इन सारे सवालात के जवाब लेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, और आबिद शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। आमिर डोगर साहब, अगर ये मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा और क्या इतना आसान होगा? क्योंकि आज आपके ही वकील ने, आपके तो खैर नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने एडमिट कर लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं करवाई। तो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग केस है, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है जो फैसल सिद्दीकी ने अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको मिल जाती है मखसूस नशिस्तें, देन व्हाट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी समझ आ गई है और आज और कल की ऑब्जर्वेशन भी सामने है। ये मखसूस नशिस्तों पे हक हमारा ही है। हम 94 MNAs इस वक्त असम्बली में बैठे हैं और जो आइन और कानून इसमें बिल्कुल वाज़े है कि ये प्रपोर्शन जो हमें मिलना है ये किसी और को नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटरप्रिटेशन इस बात की ही सुप्रीम कोर्ट ने करेगी
कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में सीटें सिक्योर नहीं की, और जब हम इंडिपेंडेंट गए और 3 दिन के अंदर कानून के मुताबिक हमने एक ज्वाइनिंग फॉर्म फिल करके एक पार्लिमानी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे बैठना था, वो हम बैठ गए। और फिर पार्लिमानी पार्टी को ईसीपी ने एसआईसी को तस्लीम भी कर लिया। तो ये कोई गोल अपने पोस्ट में नहीं किया फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो लिस्ट जमा कराने वाले मामले के ऊपर भी खुद इलेक्शन कमीशन, जैसे 2018 में पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जमा नहीं कराई थी और उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी थी, जो कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये वाजे है कि वो सीटें गवर्नमेंट को, जो उनके मेंबरान हैं, ये भी कहीं नहीं लिखा कि जब उन्होंने अपने सीटों के अगेंस्ट अपनी स्पेशल सीटें ले ली तो जो सीटें हमारी हैं वो उनको मिले। ये बिल्कुल डिस्कस हो रहा है सुप्रीम, ये बिल्कुल डिस्कस हो रहा है और उस पर आपके जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, बड़ा अच्छा वो इस पे केस अपना प्लीड कर रहे हैं कि नहीं मिल सकती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून के तहत। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका केस ये है तो मिलनी चाहिए और अगर हमें नहीं मिलती तो बाकियों को भी नहीं मिलती। अगर आपको मिल जाती है 94 यू आर सिटिंग, 70+ is what you are asking for, तो that makes around 170+। तो फिर आप लोग हुकूमत फॉर्म करने की पोजीशन में आ जाएंगे, देन व्हाट वुड यू डू? बनाएंगे गवर्नमेंट? ये सारी सीटें नेशनल असेंबली की नहीं है, इसमें 23 सीटें नेशनल असेंबली की हैं, बाकी सूबाई असेंबली की सीटें हैं मिनॉरिटी की। और जहाँ तक आप वैसे ओवरऑल हुकूमत बनाने की पोजीशन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन में क्या हुआ, और हुकूमत बनती है वोटों से और वोट देती है अवाम, और अवाम ने वोट कहाँ दिए, किसको दिए, बच्चा बच्चा जानता है। कल जो इलेक्शन पहली बार एक अनोखा हुआ कि इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हमें फॉर्म 47 के जरिए हराई गई, वो तीनों की तीनों सीटें आपने देखा कि वो तीनों जो हुकूमती कैंडिडेट्स हैं वो चले गए ईसीपी में कि जब इस ट्रिब्यूनल पे इतबार नहीं है, चले अपोजिशन वो एडमिट हो गया, वो मुस्लिम लीग नून का एडमिट हो गया, उसमें उनकी दरख्वास्त एडमिट हो गई। तो उनकी एडमिट नहीं होनी थी तो क्या पीटीआई की एडमिट होनी थी? नहीं, आपको भी आमिर डोगर साहब, आप लोगों को भी बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतना बड़ा रिलीफ मिल गया है, इसके बाद भी शिकवा है कोई आपका अदालतों से? आपको ये आप साइफर की बात कर रही हैं तो आप से अभी बात हुई थी, साइफर में तो वो केस बनता ही नहीं था ना, उसमें ना प्रोसिक्यूशन उस साइफर को जिसकी बुनियाद पर केस बनाया, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सका अदालत के अंदर। और को 20 जगह पर जजेस ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन दी और डे बाय डे मैंने उस सारे केस को ऑब्जर्व किया, वो तो मजाक था हुकूमत ने। और वैसे भी आपने देखा है माजी में भी यकीनन जब भी इस तरह के पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस बनते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, उनका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा साइफर का हुआ, जैसा तोशा खाना का हुआ, और जितने मुकदमात बना लें वो सब मुकदमात झूठे और लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की या आपके बाने की गुलू खलासी होती भी नजर नहीं आती। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, जरा आबिद शली साहब को भी डिस्कशन में जो इंक्लूड कर लें। आबिद साहब, साइफर केस में बरियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मोरल बहुत हाई हो चुका है और अब वो सुप्रीम कोर्ट से तवक्को कर रहे हैं कि उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिल जाएंगी। तो सिर्फ कौमी असम्बली में अगर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं तो दे कैन कम अप टू लाइक 120 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो ये आपके लिए अखलाकी तौर पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर सीटें मिल जाती हैं वापस और आपको छोड़नी पड़ेंगी मखसूस नशिस्तें अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है। तो आपके दोनों तरफ से हर एतबार से जो मुस्लिम लीग नून की अखलाकी हैसियत है वो डाउन हो जाएगी। आबिश अली साहब, यहाँ पर अखलाकियात की बात नहीं हो रही, बात यहाँ पर आइन कानून की हो रही है। मैं ये आपको भी पता है कि जो भी पार्लिमानी पार्टी होती है, जैसे PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, वो बिफोर इलेक्शन जब नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं तो अभी वो मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर देता है कि जी ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितनी सीटें जीतेंगी उस हिसाब से, उस तनासब से आप ये सीटें दे दीजिएगा।
ये अभी आमिर डोगर साहब बात कर रहे थे, इनकी जमात ने पहले बात की और मुसलमान के साथ इत्तेहाद करने की बिफोर इलेक्शन कोशिश की। इनके आपस में डिस्प्यूट थे इनको भी पता था कि क्या मामला था, क्या होने जा रहा है। इन्होंने फिर इनकी नेग्लिजेंसी है। अब जब इलेक्शन हो गए तो जाहिर है वो ज्वाइनिंग जो डोगर साहब कह रहे हैं वो ये है कि आप जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, जब आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होंगे, उसका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आइन और कानून की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट में चाहे जजेस ऑब्जर्वेशन दे, मुहतरम है, वो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। हाँ। क्या पीटीआई की जमात ने कि जो मखसूस नशिस्तें हैं सुन्नी इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म पे, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले अप्लाई किया था? अगर नहीं किया था, वो खुद उनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो, लेकिन आबिद साहब ये सीटें आपकी भी नहीं बनती। आपकी मिसाल के तौर पे अगर आपकी बात देखे गरीदा, मेरी या आपकी नहीं है बात। मैं नहीं कह रहा कि किसकी क्या बनती है, जो जिसकी बनती है वो शेयर होता है। हमारा जो शेयर है वो हमने बिफोर इलेक्शन दिया। अगर आमिर डोगर साहब की जमात अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो पहले वो देते तो मैं आपकी बात मानता, ठीक थी। तो वो जो कह रहे तो वो फिर ठीक है। ये आइन किसी की मंशा पे नहीं चलता। हाँ। ये आइन किसी के ख्यालात पर। आबिद साहब जितनी सीटें मुस्लिम लीग नून की बनती थी, पीपल्स पार्टी की बनती थी, उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई हुआ, आप लोगों को मिल गया। जो एडिशनल सीटें थी यही सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो रहा है कि वो खाली रहेंगी या वो बाकी पार्टियों को बांट दी जाएंगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको छोड़नी पड़ती है, तो फिर तो आपकी मॉरल पोजीशन वीक होगी ना कि आप लोगों ने गलत सीटें ली थी, फिर तो आपको छोड़नी पड़ेंगी सीटें। सुन ले ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट उनको कह दे जी कि ये सीटें आप पीटीआई को दे दे। हो नहीं सकता। कानून ने इसकी इसकी कानून ये कहता है कि बिफोर इलेक्शन आपने देना है। ये उस वक्त ये हाई कोर्ट में भी गए, आपको याद है, पेशावर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। पहले मेरा एक सवाल का जवाब दें, अगर यही सीटों का आप तनासब ले लें, आपको याद है आप अगर असेंबली 2002 की असेंबली अगर आपने देखी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी उस वक्त। आमिर डोगर साहब वालिद मोहतरम मरहूम अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो पीपल्स पार्टी की तरह से सेनेटर थे जी। अब जो उस वक्त पीपीपी बनी, क्या उनको मखसूस नशिस्तें दी गई? जो वो एक ढाबा सा उन्होंने बना दिया, 14-15 सीटें मिलके, और नून लीग के भी मिला के उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी। तो फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को भी वो एक तशख्खुस बना दिया, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको भी मिल जाती। तो बात यहाँ पर कोई झगड़े की नहीं है, कोई लड़ाई की नहीं है। लेकिन आबिद साहब ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून ये मखसूस नशिस्तें जो उनको एडिशनल मिली हैं छोड़ने पे तैयार है कि नहीं है? देन आई विल गो टू आमिर डोगर साहब। ये तो अगेन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आएगा ठीक उस पर डिपेंडेड है कि ये जो खाली तो रह नहीं सकती। ठीक, जाहिर है जो हमने एक लिस्ट मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी हुई है। ठीक, ये नई लिस्टें नहीं दी हमने, नई लिस्टें एडिशनल दी हो तो फिर आपका जो सवाल है वो मैं उसकी तायीद करूंगा। अगर हमने बिफोर इलेक्शन वो सबमिट की है जिसका वो सीक्वेंस बनता आ रहा है, और उस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे अरकान को जो सीटें नशिस्तें खाली थी उस सीक्वेंस के मुताबिक मिली है, तो फिर वो हमारा राइट नहीं सर। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 सीटें जीती हैं जनरल, तो उस पे आपको 2 मिलेंगे ना। वो 2 आपको मिल गई थी, वो 2 की 4 अगर हुई हैं तो 2 एडिशनल आपको बाकी पार्टी की मिली है ना। खैर एनीवे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मखसूस सीटें मुस्लिम लीग नून फिलहाल छोड़ने पर तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। साथ साथ इमरान खान को छोड़ने पर भी तैयार नहीं है। लेकिन साइफर केस में सियासी सुबकी तो बढ़ी हुई है मुस्लिम लीग नून की, आबिद शैली साहब, और बयानिया मोरल हाई तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हुआ है डेफिनेटली। तो अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, क्या वहां से इमरान खान की बरियत खत्म हो सकती है? उसमें वो साफ लिखा हुआ है जो असास मुल्की मामलात हैं उसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये आईनी बाइंडिंग है, प्राइम मिनिस्टर जो भी पाकिस्तान का हो। अब इसका मतलब नवाज शरीफ साहब की 100 लड़ाई होगी किसी के साथ, जो नेशनल सीक्रेट्स हैं उनको तो आप इस तरह लहरा के बात नहीं कर सकते, और उस पर आप कहें कि जी हम पॉलिटिक्स करेंगे
क्या आजम खान के साथ जो वीडियो ऑडियो लीक्स हैं उसमें मेरी आवाज तो वो है नहीं है गरीदा, या किसी मुस्लिम नून के बंदे की तो आवाज नहीं है, वो बानी पीटीआई और उनका मामला है, उन्होंने कहा भी खेलो इसके साथ। इसका मतलब है कि आप मुल्की सालमियत को अपने ऊपर, आप मुल्की सालमियत पर आप अपनी जात को ज्यादा लेकिन आबिद साहब, आपकी प्रोसिक्यूशन ये सब कुछ साबित नहीं कर सकी ना। सेक्रेटरी इंटीरियर थे इस सारे केस के मुद्दई, तो अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बरियत खत्म करवा लेंगे? मुझे जरा क्विकली जवाब चाहिए आपसे। फैसले की नौयत पे तो बात कर सकता हूँ मैं, जजेस, ऑनरेबल जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा राइट बनता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं और अपना जो बयानिया है, जो मेरा नुक्ता है, मैं वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाऊं और हम अपनी जंग इंशाल्लाह कानूनी लड़ेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब, अभी गुलू खलासी नहीं होती भी नजर आती। बानी पीटीआई के इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइफर में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और कह रहे हैं कि वहां से हम बरियत ख़त्म करवाएंगे। मजीद केसेस भी इमरान खान के खिलाफ शुरू हो गए हैं। तोशा खाना को भी डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स मुकदमात के अंदर। तो इतनी जल्दी आप लोग खुशियाँ मत मनाएं। अभी देखें गरीदा, अल्लाह अल हक है, हम कोई खुशी नहीं मना रहे। अल्टीमेटली जो प्रिवेल करेगा वो हक करेगा और सच करेगा। जितने मर्ज़ी इमरान खान पे मुकदमात बना लें, जितना मर्ज़ी इसको जेल में रख लें, इमरान खान का बयानिया लोगों के दिलों में कूट कूट के भरा है। आज इमरान खान पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का अजीम लीडर है। अब तोशे खाने का एक नया केस बनाना है। हमें पता है अलकादर यूनिवर्सिटी में भी उनको सज़ा देनी है। जितनी भी सज़ाएँ दे दें, ये सारी की सज़ाएँ जो झूठ और बुनियाद, बेबुनियाद और तासुब की बुनियाद पर है, नफ़रत की बुनियाद पर है, ये सब सज़ाएँ वक्त के साथ लेकिन आबिद साहब वो वज़ीर आज़म के ओथ का जिक्र कर रहे हैं ना कि जहाँ पर मेंशन्ड है बाकायदा कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे नॉलेज में आए उसको मैं आगे उसको नहीं मैं रेलीगेट करूँगा, उसको मैं ओपन नहीं करूँगा पब्लिक के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सीक्रेट एक्ट की जो अब सीक्रेट एक्ट या गद्दारी, ये तो पाकिस्तान के अंदर एक तगमा बन गया कि आपने जो आपका मुखालिफ है उसको सबसे पहले गद्दार भी कहना है और उसको कहना है कि जी आपने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और वो अब इस पे इतनी लंबी बहस हुई है। मैं 30 जनवरी को ये मुकदमा गरीदा सज़ा हुई खान साहब को और शाह महमूद को 10-10 साल, और कमोबेश 6 महीने ये मुकदमा हाई कोर्ट में चला और हाई कोर्ट में एक दफ़ा, एक दिन, एक लाइन भी प्रोसिक्यूशन के वकला जिनकी पूरी फौज थी नहीं साबित कर सके कि ये सीक्रेट एक्ट की कहीं खिलाफ वर्जी हुई है। तो इन मुकदमात की कोई वैल्यू नहीं है। ये मुकदमात सब खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो अवाम की अदालत है वही फैसला करती है कि कौन गद्दार है। मलिक आमिर डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद शली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साइफर केस के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में कब जाती है और वहाँ से फैसला क्या आता है। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों का केस और दीगर अहम केसेस भी बहरहाल गुफ्तगू होती रहेगी। इस हवाले से प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। Let's take a short break and then come back. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस अहम तरीन सेगमेंट में आज हम खुसूसी इंटरव्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने। फिर आपने वक्त निकाला है अपनी मसरूफियत में से स्टूडियो हमारे तशरीफ़ लाए हैं, तो इसके लिए आपका एक डुअल थैंक यू फॉर दैट। बहुत तनाव, बहुत चपकलिश की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बिटवीन गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। गिवन दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि आप दोनों रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये मामलात हैं विफाक के और सूबे के, इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? कल भी वज़ीर आला जिस तरह से बोले हैं साइफर केस की बरियत के बाद, जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है जिस लहजे में, तो क्या ये सूबे के और विफाक के मामलात, वज़ीर आला और गवर्नर के मामलात ठीक चल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई ऐसा सच तनाव नहीं है, मैं तो नहीं समझता तनाव है, मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज़ को। और दूसरी बात यह है कि आपकी मफाहिमाना पॉलिसी होती है ना? नहीं, मैंने जब ओथ लिया, मैं दो तीन दिन जो है वो उनको स्टेटमेंट्स थी और उनको मैंने बताया कि हम इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, लेकिन अपने सूबे के लिए आप भी इलेक्शन लड़ते हैं, यही कहते हैं मैंने सूबे की तरक्की करनी है, सूबे के मफाद के लिए बात करनी है। हम भी यहाँ पर बैठे हैं और अब हम में जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, जिस पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया है एज गवर्नर,
उससे ज़्यादा कुर्बानी और उससे ज़्यादा जमहूरियत की और उससे ज़्यादा डेवलपमेंट में कोई बात नहीं कर सके मैंने की है। अगर किसी के पास है तो मैं चैलेंज कर दूँ कि लेके आएँ कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए कौन कौन से काम किए हैं जो कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने किए। आप लें ना, आपने 10 साल हुकूमत की है, ठीक, 4 साल आपकी मरकज़ सूबे में हुकूमत थी, ठीक, ऊपर भी आपकी हुकूमत, निजी हुकूमत, और आप ले आए कि आपने क्या कुछ किया है। तो ठीक। ये प्रैक्टिकली चीज़ लगे। जहाँ तक उनके बयानबाजी है वो उनकी मजबूरी है। मुझे इस तरह से की वजह क्या है? देखिए, आई डोंट नो, तो उससे पूछे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम नहीं है वज़ीर आला से, लेकिन आपने अभी चंद दिन पहले बयान दिया, कल परसों भी आपने उस बयान को रीट्रेड किया कि 9 मई के मुल्ज़िमान अगर हुकूमतों में बैठेंगे तो आप समझते हैं कि 9 मई के किसी मुल्ज़िम को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए? अगर आप समझते हैं कि 9 मई का वाक़या इतना आसान है और इतना गपशप है और लोग बन सकते हैं, मैं तो, मेरे समेत आपने और पूरी पाकिस्तान ने 9 मई के मुतालिक जो स्टेटमेंट्स दी हैं जी, उसमें तो मुझे लगता है कि 9 मई के लोग जो है शायद मुल्क दुश्मन भी ये काम ना कर सकते जो 9 मई में हुआ। मुल्क दुश्मन भी ये काम ना करें जो 9 मई को हुआ। क्या हुआ? आप मतलब आप अगर कोर कमांडर घर पे हमला कर रहे हैं जी, अपने जो है, मैं जब उस दिन गया 9 मई को कर्नल शेर खान के जहाँ पे उनका जो स्टैचू था जिसका हुई, जी, अगर आप अपने किलों पे हमला करें, आप अपने जो है स्कूलों पे हमला करें, आप रेडियो पाकिस्तान को जलाएं, तो ये कौन काम करते हैं लोग? ये कौन लोग काम करते हैं? मुहिब वतन लोग करते हैं। अगर आप मुझे कहते हैं कि मुहिब वतन लोग करते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आप कहते हैं मुहिब वतन लोग नहीं करते, जो मुल्क के साथ प्यार, तो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुल्क दुश्मन है, मुहिब वतन नहीं है? देखें, जब कहा गया था और कहा था कि इमरान के बाद जो GAT बनेगी इसमें 4-5 लोग ऐसे हैं जो कोर कमेटी में होते हैं, हर पोलिटिकल पार्टी कोर कमेटी होती है, जी, जिसे मुख्तलिफ नाम आए, तो क्या इनका नाम नहीं था? आप तो मीडिया में इनका नाम भी था कि ये आपके आज के बाद जो कहेंगे आपने वही काम करना जी, है। और जो चीज़ें हुई हैं जिसमें वीडियोज़ भी हैं, कुछ मुख्तलिफ एक जमात के लोग, इनकी पार्टी की जमात के लोगों की वीडियोज़ भी हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई हैं। अब अगर उसकी कोर कमेटी बनी, चीज़ें हुई हैं और उनके खिलाफ GAT में आया कि अली अमीन साहब, उन्होंने कहा, अली अमीन साहब को छोड़ बाकी जो लोग हैं, अब जो मियाँ असलम साहब थे, असलम साहब जो CM पंजाब के लिए, अगर कल उनको वोट ज़्यादा होते वो भी CM पंजाब बन जाते। तो जो 9 मई का बयान था इसका, हमारे स्टेट का, हमारे जो है इस मुल्क का, कि 9 मई के लोग जो हैं वो ऐसे हैं, तो अगर 9 मई वाले लोग अगर वज़ीर आला बन सकते हैं या वज़ीर आज़म बन सकते हैं या वज़ीर बन सकते हैं, तो फिर 9 मई का वाक़या इतना, तो ये सवाल किससे आपका? एस्टैब्लिशमेंट से है ये मेरे सवाल? सवाल रियासत से है रियासत ये से सवाल? बिल्कुल है कि ये चीज़ अगर हुई है, 9 मई के वाक़यात हुए हैं, तो उन 9 मई के वाक़यात को बिल्कुल हम मानते हुए, लेकिन मेरा अदालत से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग 9 मई मुलविस हैं उनको कम से उनको कम सजा दी जाए, सज़ा दीजिए। और बशमूल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो भी है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे जो भी हो, क्या चीफ मिनिस्टर के फिर सिंह होते हैं या गवर्नर के मेरे कोई दो सिंह निकल आए? अगर जो भी मुलविस है उसको होनी चाहिए सज़ा। लेकिन इसी चीफ मिनिस्टर को SIFC में शिरकत की दावत नहीं दी कि, लेकिन आपने उनके से, जो कि मेरे नज़दीक बहुत अच्छा था, मेरी आपकी गुफ्तगू भी हुई, उसमें भी मैंने आपकी तारीफ़ की कि आपने एक अच्छा स्टेप लिया, ये पाकिस्तान के लिए था। लेकिन उसी चीफ मिनिस्टर को जिसके बारे में आप कह रहे हैं एक सख्त बयानिया अडॉप्ट कर रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़िम हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, अदालतों को करनी चाहिए, रियासत को टेक केयर करना चाहिए, फिर उन्हीं वज़ीर आला को आपने SIFC में खुसूसी सिफारिश करके बिठाया भी। देखिए, मेरे उनके साथ इख्तलाफात अपनी जगह पे, जो कुछ भी हो, कंपोजिशन ऑफ SIFC है कि 4 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, उसके आगे नाम नहीं लिखा कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है प्रोविंस, लेकिन जब आप एक तरफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान चाहे वो चीफ मिनिस्टर भी क्यों ना हो, उसको कानूनी अदालत ने, देखें, अदालत ने या बरी करना या सज़ा देनी है, ठीक है। अब अदालत में एक केस है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 9 मई में अगर वो मुलविस हैं, GAT में उनका नाम है, या कोर कमेटी में थे, या कोर कमेटी के जो फैसले थे जिसमें कहा गया कि ये जो भी आप एक्ट करेंगे इनके कहने पे करेंगे, तो फिर या हमें अदालतें ये बताएं ना, फैसला करें कि या वो मुलविस हैं कि नहीं है। ठीक, आज तक जो भी है उनके ऊपर इल्ज़ाम, हम वो PTA वाले नहीं है कि जो किसी पे इल्ज़ाम नहीं था पहले से उनके खिलाफ चार्जशीट लगाते कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे, उसके बाद पता चलता नहीं है, ठीक। जैसे उन्होंने परवेज़ इलाही के मुतालिक क्या क्या स्टेटमेंट दी, तो फिर बहुत महंगा किया। अब मौलाना साहब के लिए भी कोई फतवा ढूंढ रहे हैं कि उनको भी हम कैसे अपने साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, जब कंपोजिशन ऑफ SIFC है या एनी फोरम, जब एक कंपोजिशन है जिस चीफ मिनिस्टर की भी है, इट्स नॉट कि किस पार्टी से ताल्लुक है, उसका क्या नाम है, तो फिर उनको तो बुलाना चाहिए। मैंने TV पे देखा था कि उनके सूबाई हमारे जो मुशीर हैं ख़जाना की, उसने कहा कि हमें नहीं बुलाया, ये है वो है, तो मैंने रहा था कि मैं अगर कंपोजिशन में उनका नाम है तो उनको बुलाएं। और फिर देखें वो जिस तरीके से बात करते थे, धमकियाँ देते थे, अभी भी देते हैं, अभी भी। लेकिन देखिए, मैं साथ में उनका मशकूर भी हूँ CM साहब का, जब मैं उनको बोला कि अपना केस बनाकर जाकर इस्लामाबाद में उन फोरम पे जाके दलील और दलाइल से बात करें। जब वो मोहसिन नकवी साहब के साथ और लगारी साहब के साथ बैठे, उन्होंने अपने दलील और दलाइल से बात की, उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर उनके मसले कुछ ना कुछ हल हो गए। तो स्विच लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन ऑफ से मसला हल नहीं हुआ, धमकियों से भी नहीं हुआ, ठीक, बैठकर
टेबल पर दलील और दलाल देख के मसला हल हुआ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया, हमारी कुछ बात मान ली। मैं मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया। लगारी साहब ने अच्छा काम किया। हम समझते हैं कि अगर वो अभी उन्होंने जो लोड शेडिंग की कम की है उसे और भी कम करें। सीएम साहब और अच्छा उनके साथ परफॉर्म करें, बैठे उनको एंगेज करें सूबे की तरक्की के लिए। मैंने पहले दिन कहा कि मैं सूबे की तरक्की में कभी रुकावट नहीं बनूंगा। राइट, ये आपकी तरफ से एक मुफाहिमाना एक अच्छा रवैया है जो कि देखने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी इज़ नोन फॉर दिस काइंड ऑफ द पॉलिटिकल कंडक्ट, लेकिन बार बार अली अमीन गंडापुर कल भी साइफर में जब बरियत हुई तो उसके बाद कौमी असम्बली पे जिस तरह की गुफ्तगू की अली अमीन साहब ने और जिस लहजे में की, तो आप समझते हैं कि ये उनका सियासी बयानिया है, सिर्फ सियासी बड़के हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है। क्या ये आपने कल परसों भी बात की कि वज़ीर आला की मजबूरी है, क्या मजबूरियाँ हैं? इतना मेरा रिश्तेदार है तो मुझे कुछ लिहाज भी करना पड़ता वो मुझे बाद में जब मैंने अपने सॉफ्ट लैंग्वेज की तरफ गया तो मुझे देखिए कुछ आप चीज़ें ज़रा से चलाती हैं ना, बताती हैं कभी किसी को कि ये हमें किसने खबर दी, तो मुझे पता चला आप कि उनका पर्दा रखना चाह रहे हैं। जी, उनकी कुछ मजबूरियाँ और उनको करना है और इसे भी सख्त ज़बान अगर इस्तेमाल करें अपनी चीफ लेकिन वो सियासी बढ़के आप समझते हैं चीफ मिनिस्ट्री बचाने के लिए उनको कुछ करना भी पड़ेगा ना। मतलब चीफ मिनिस्ट्री बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये सियासी बड़कों से आगे नहीं बढ़ेगा? और अगर खुदा न खास्ता ये तनाव, ये फ्रिक्शन बढ़ गई, बढ़ के देखें बढ़ के नहीं, ठीक है उन्होंने गया। मैं समझता हूँ आप बैठें, आप इस्लामाबाद में फोरम से बैठें, आपका मसला उन फोरम्स पे आपके दलील और दलाइल से हल नहीं होता, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि हमारे सूबे का इशू है, आप इसको हल करें। मैं अभी भी तमाम जितने भी हमारे सूबाई लीडरान हैं, सूबाई सदूर हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो शेरपाव साहब हैं, चाहे प्रोफेसर इब्राहिम साहब जमात इस्लामी के थे, जो है कि मौलाना तो रहमान साहब थे, मैं तीनों के पास चल के गया हूँ, बाकियों के पास भी जा रहा हूँ कि हम अपने सूबे का मुकदमा जो है वफाक के साथ लड़ने के लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें और फिर हम उनके पास जाएँ कि ये हमारा मुकदमा है। ये बहुत अहम और बहुत संजीदा मामला है। खासतौर पर आज असद कैसर बाकी सब लोगों ने भी फाटा के हवाले से, अर्स्टवाइल फाटा के हवाले से भी बातें की, मैं उस पर भी आती हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता जैसे आपने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये प्रॉब्लम उनकी तरफ से मुसलसल बढ़ती रहती है, चपकलश, तनाव, फ्रिक्शन किसी ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि जहां से वापसी की सूरत हाल नहीं बचती, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है? कोई इम्कान मौजूद है? मैं तो ऐसी जगह जा नहीं रहा जहाँ पे मुझे वापसी की रात तलाश करनी पड़े। गवर्नर राज लग सकता है कभी खैबर पख्तूनख्वा? देखिए मुझे नहीं पता कि वज़ीर आला साहब को मेरा फोबिया हुआ या गवर्नर राज का फोबिया हुआ। गवर्नर राज के अपने तरीक़ाकार है, अगर वो आइन कानून की किताब पढ़ लें, कुछ ना कुछ अपने लीगल एडवाइज़र सफारशी न रखे, कोई कॉम्पिटेंट लोग रख लें, तो उनको बताएं गवर्नर राज किस तरीके से लगता है। और गवर्नर राज तो खुद जो उसका रवैया खुद चाहते हैं गवर्नर राज लगे, क्योंकि वो अपनी नालायकी और कोताहियों को छुपाने के लिए चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों, क्योंकि आप रोड मैप दें, एक सियासी शहीद बन जाए। देखिए आप रोड मैप दें, आप अपना फ्यूचर का मैप दें, आप तरक्याती काम के बताएं कि मैंने ये करना है, हमारे मरकज़ से ये चीज़ें हैं। आपको पता है जो यूथ की बात करते हैं, इनकी 10 साल तो यहाँ पर हुकूमत हो चुकी है ना, 11वें साल में है। सिंध में स्टूडेंट यूनियन से पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, आज तक केपी की हुकूमत ने स्टूडेंट यूनियन पाबंदी नहीं हटाई आज तक। आप चाहते हैं कि सिंध के गवर्नेंस का फार्मूला केपी में अडॉप्ट किया जाए? 15 साल हो गए कि हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई, 15 साल। आधी क्रिकेट टीम आपकी पश्तून हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रहा है। एक हमारा स्टेडियम है पेशावर में, क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि पुराना स्टेडियम है, वो रिनोवेट हो रहा है कितने सालों से। जब आप 65% ऑफ आबादी को एड्रेस नहीं करेंगे, आप खेलों के मैदान आप जो है उनको आबाद नहीं करेंगे, आप अपने ख़वातीन की जो हमारी एजुकेट ख़वातीन है जो कि एजुकेशन के बाद घर बैठ जाती हैं, उनको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो सुबह कैसे तरीके करेंगे? आप चाहते हैं कि सिंध के गवर्नेंस का फार्मूला केपी में अडॉप्ट किया जाए? मैं ये चाहता हूँ कि अगर सिंध में कोई चीज़ें अच्छी हैं तो उनको रेप्लिकेट किया जाए। अगर पंजाब और केपी में कोई चीज़ अच्छी है, बाकी सूबों को अडॉप्ट करना चाहिए। मैं नहीं कहता, मैं कहता जो अच्छी चीज़ें हैं, देखिए मैं कहता आज NICVD है, SIUT है, आपने सिंध में विजिट किए होंगे, साइबर नाइफ हॉस्पिटल हैं, आपके जो है जिगर के अमराज के जिगर के जो ट्रांसप्लांट है वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। ठीक है, आपने हेल्थ कार्ड दिए, 10 लाख से ऊपर आप नहीं जा सकते। हेल्थ कार्ड में प्राइवेट अस्पतालों ने जो कमाई की है वो सबके सामने है, लेकिन जिगर खुदा न खास्ता एक ट्रांसप्लांट का तकरीबन 1 करोड़ रुपए है रफली, तो वो हेल्थ कार्ड से कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें, ऐसे मॉडल अपने सूबे में लेके हैं। ठीक, अगर आपके अच्छे मॉडल्स हैं वो दूसरे सूबे में जाना चाहिए। BSP को देखें ना, बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म भी नहीं कर सकते और चलाना भी जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं इसका नाम हटा दो क्योंकि बेनज़ीर के नाम से हमें कुछ चिड़ है, तो उसको एहसास कर दिया, लेकिन लोगों के दिलों से बेनज़ीर का सपोर्ट प्रोग्राम का नाम नहीं जा सकता। आप ऐसा ये चंद वो सेलिएंट फीचर्स हैं जो सिंध के गवर्नेंस के आप चाहते हैं कि केपी में हो। आप देखें कोल है वहाँ पे, आप साइबर नाफ की मैंने बातें की, बहुत सी ऐसी चीज़ें यूथ के बारे से जो चीज़ें हैं ये चीज़ें करें। लेकिन केपी के अपने मसाइल भी हैं, खासतौर पर जो स्विच ऑन ऑफ करने वाली बात है वो तो खैर चलें एक कैजुअल वे में बात हो जाती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा मसला है बिजली की चोरी का और बिजली की लोड शेयरिंग का। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? तो सूबे वफाक ने मिलकर काम करना है। देखिए मैं समझता हूँ कि सूबे और वफाक ने मिलकर काम करना है, मैं आपसे एग्री करता हूँ।
अब ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है और मुझसे मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को से मेरी कई दफ़ा मुलाकात भी हुई इस इशू के ऊपर, मेरी वफाक से बातचीत हुई है। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो लैंड लॉसेज हैं, रिकवरी है, बिजली की चोरी सिर्फ ये नहीं है कि आप और मैं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, 4-5 किस्म की चोरी है, ठीक है, लाइन पे भी है, ट्रांसफार्मर में भी है, मुख्तलिफ इशूज़ पे मुख्तलिफ जगहों पर हो रही हैं। हम भी ये कह रहे हैं कि देखें ठीक है, माजी में चीज़ें हुई हैं, गलत हुई हैं, ठीक हुई, जो भी हैं, आप हम हमारे साथ बैठे, आप हमें ज़ीरो लोड शेडिंग पर लेकर आएँ, हमारे सारे जो फीडर्स हैं उनको ज़ीरो लोड शेडिंग पर लेकर आएँ, जैसे पंजाब में या बाकी सूबों में। उसके बाद हम आपके साथ बैठते हैं, हम वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि आपको जो है बिल्स देना पड़ेगा, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, आप उसको हमें टेस्ट केस पे लें। आप ये गर्मियाँ जो अभी शुरू हो रही हैं, आप 15 जून से कर लें या इस ईद से शुरू कर लें, आप ज़ीरो लोड शेडिंग पे आ जाएँ, हम आपको रिकवरी करेंगे, हम आपको बिल देंगे। जिस फीडर पे अगर आप समझते हैं कि रिकवरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे हमें रिकवरी नहीं हो रही है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, आप भला उसकी लोड शेडिंग बढ़ा दें, लेकिन मेरी चोरी की सज़ा आप किसी और को ना दें। राइट, तो इस पे वफाकी हुकूमत की तरफ से रिस्पांस क्या है? अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस है और इस पर बातचीत शुरू है इंशाल्लाह ताला। मेरी पूरी कोशिश है कि हम बैठकर इस चीज़ का मसला हल निकालें। ठीक है, आई विश कि मेरे पास टाइम ज़्यादा होता, लेकिन जो कि हमने आपके साथ ये इंटरव्यू चलाना भी है 8 o'clock के दरमियान, तो आप कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू करें, 10-15 मिनट छोड़े, केपी के बड़े आपके साथ पेशावर में आके करेंगे इंशाल्लाह। केपी के हमारे बड़े दर्द जो हमने रोना है, क्योंकि मैंने इनको आपको बताना है कि केपी जो है वो 2 केपी हैं, हमारे खबर ख्वाह 2 हैं, एक सोशल मीडिया का है और एक ग्राउंड रियलिटी का है। आप ग्राउंड रियलिटी का खबर ख्वाह भी दिखाएं लोगों को। माजी में 10 साल जो है वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया का खबर ख्वाह नज़र आ रहा था। बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, जैसे एजुकेशन के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हैं, हाइडल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। ये सब गुफ्तगू इंशाल्लाह पेशावर आकर गवर्नर हाउस में आपके साथ एक अलग से इंटरव्यू में होगी। लेकिन क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप दिस सेगमेंट। सूबे के फंड्स का बहुत प्रॉब्लम है, वज़ीर आला के पी इसको बार बार टेकअप करते रहते हैं, तो आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कोई फंड का मसला नहीं है, फाटा के हवाले से भी देखिए कोई फंड्स का प्रॉब्लम नहीं है। फाटा का देखें, आपने भी असद साहब की बात की, असद साहब से पूछें, हमने लोगों से कमिट किया था कि 100 अरब रुपए फाटा को या मर्ज डिस्ट्रिक्ट को हम देंगे, अर्स्ट वाइल फाटा को। ये है सरताजीज फार्मूला के तहत, वो 100 अरब नहीं बनते। अब अगर उसकी कैलकुलेशन करें रेवेन्यू के हवाले से 200 से 250 अरब इस साल से मतलब ये बन रहे हैं। तो अगर आपको नहीं मिले, मैं मानता हूँ नहीं मिलोगे, लेकिन जो आपको मिले हैं, क्या आपने लोगों की अमानत उन तक पहुँचाई है? नहीं पहुँची। वो मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल्स लेकर बताऊँगा। अगर मुझे फाटा के फ़ंड मिले और मैं बोलूँगा डेर इस्माइल खान में खर्च कर लो, क्योंकि ये रोड वज़ीरिस्तान को जाता है, वज़ीरिस्तान के नाम पे मैं डी खान करोड़ बना लूँ या टांग करोड़ बना लूँ, इस तरह अगर सुवात में लगे हों या मर्दान 400 में लगे हों, अगर मैंने किसी की अमानत में ख़यानत की हो, तो ये भी तो सवाल बनता है ना। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। अब तो लाजमन आपका एक तफसीली नशिस्त आपके साथ बनती है, लेकिन बहुत शुक्रिया फ़िलहाल आज के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब, एक बार फिर शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। ब्रेक, एक प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक ऐड करते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे भारतीय इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे नरेंद्र मोदी बीजेपी को हारनुमा जीत हासिल हो रही है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे भारतीय इलेक्शंस के हवाले से, जहां पर एक बहुत बड़ा अपसेट सामने आया है और बावजूद इसके कि गुज़श्ता 2 दफ़ा में भारत के वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काफ़ी बड़े बड़े काम किए हैं, भारत की मईशत को एक बड़ा संभाला दिया है, भारत को आलमी सतह पे, इंटरनेशनल स्टेज पे एक बड़ी रिकग्निशन मिली है, लेकिन मुल्क के अंदर भारत में बीजेपी को कुछ शिदत पसंद नज़रियात के हवाले से, ख़ास तौर पे एंटी मुस्लिम नज़रियात के हवाले से तवक्को तो यही रखी जा रही थी कि इन नज़रियात को या हिंदुत्व के नज़रियात को भारत में फ़रोग़ मिल रहा है और सेकुलर भारत कहीं पीछे हट रहा है। लेकिन इस वक्त जो भारत में इंतखाबात की बाद वोटों की गिनती हो रही है, जो नताइज आ रहे हैं, वो उस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर रहे बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की जीत को, जिस तरह के उनका कोशिश थी या जिस तरह से उनका क्लेम था। ख़ासतौर पे बीजेपी के जो गढ़ के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अयोध्या का इलाका, फैज़ाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तामीर भी की गई और जिसको एक बहुत बड़ा इलेक्शन स्लोगन के तौर पे बीजेपी लेके चली, नरेंद्र मोदी लेके चले, वहाँ पे अपसेट शिकस्त हुई है बीजेपी को। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, जो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो कि गढ़ समझी जाती थी बीजेपी का, वहाँ पर बीजेपी को शदीद नुकसान हुआ है और इस वक्त
वक्त तक जो काउंट हुआ है तो कम से कम 300 के नीचे नशिस्तें हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी को। और कहा यह जा रहा है भारत में इस वक्त जो तासुर है, जो क्लेम है वो ये कि बीजेपी हुकूमत तो बना लेगी लेकिन नरेंद्र मोदी हार गए हैं। इनके मुकाबले में भारत की जो अपोजिशन है, खासतौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि अपने अलायंस के साथ इंडिया के नाम से एक अलायंस है, वो इस वक्त एक अच्छी लीड लिए हुए हैं और तकरीबन 230-240 प्लस सीटें उन्होंने हासिल कर ली हैं। इस अलायंस ने ना सिर्फ गुज़श्ता इलेक्शन के नतीजे में इस दफ़ा के इलेक्शन में बीजेपी की सीटें भी कम हुई हैं, 100 से कम सीटें मिली हैं, बल्कि जिन सीटों पर वो जीते हैं वहाँ पे मार्जिन, वहाँ पे लीड भी बीजेपी का कम हुआ है। इस सब की वजूहात क्या हैं, इस पर चलेंगे भारत, वहाँ पर बात करेंगे सीनियर भारतीय सहाफ़ी विनोद शर्मा जो कि पॉलिटिकल एडिटर भी हैं हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, मेरे साथ मौजूद हैं। आदाब विनोद शर्मा। और ये जो बीजेपी के एक्सपेक्टेशंस, उनके क्लेम्स के ऑपोजिट बिल्कुल जो एक रिप्रेजेंटेशन सामने आ रही है इंडियन इलेक्शंस में, इसकी वजह क्या है? व्हाट आर द मेन कॉजेस फॉर बीजेपीज काइंड ऑफ फॉल आउट सिंस द लास्ट इलेक्शंस? देखिए, बात यह है कि जो बीजेपी है वो आज के दिन अभी इनकी जो सीटें हैं अपनी इस एनडीए अलायंस में वो 240 के करीब हैं और उसके मुकाबले कांग्रेस जो है बहुत अरसे के बाद 3 फिगर 100 के करीब उसने टच कर लिया है और एनडीए जो है वो -53 है 2019 की टैली के मुकाबले और इंडिया अलायंस जो है, जो ऑपोजिशन की अलायंस है, वो +108 है। ये लुबोलुआब है रिजल्ट्स का। अब इनफ सीट्स हैं एनडीए के पास नई सरकार बनाने के लिए, लेकिन फर्क ये है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती। उसकी 240 के करीब सीटें हैं, उसको चाहिए 272 और इसलिए बीजेपी की डिपेंडेंस उसके जो अलायंस पार्टनर है उस पर बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि अगर प्रधानमंत्री को हमारी राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुला भी लेती हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जब से उन्होंने राज करने में उतरे हैं गुजरात में, तो उनके पास कभी भी ऐसा चैलेंज नहीं रहा कि वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाए और अपने अलाइज को साथ लेकर उनकी लेकिन विनोद, इस दफा किन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कि सीटें इतनी कम हो गई हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी की? फैक्टर्स क्या थे वो? देखिए, बात यह है कि ये साफ जाहिर है कि अब जो रिलीजियस अपील है उसकी लिमिटेशंस, आज के दिन हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत है लेकिन वो जॉबलेस ग्रोथ है और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो एवरेज है वो बहुत ज्यादा है और बहुत से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। उसी तरह से महंगाई बहुत है। और तीसरा जो कैंपेन चलाया बीजेपी ने वो बड़ा तशद्दुद वाला कैंपेन था और लोगों ने पसंद नहीं किया उसको। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सेक्युलर इंडिया का एक पुश बैक भी है अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट मोदीज पॉलिसीज? ये एक नमूना, एक और नमूना है 77 के बाद जब इंदिरा गांधी को राजनारायण से हरवा दिया था हमारे अवाम ने, कि ये दूसरा नमूना है उसके बाद कि the native wisdom of the people of India has triumphed against tendentious politics. ठीक, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ फॉर टुडे विनोद शर्मा, लेकिन आपको इंशाल्लाह सहमत देते रहेंगे मजीद प्रोग्राम में तज्जिए के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।